अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम पिछला चैप्टर कर चुके हैं, एक चैप्टर कर चुके हैं। हमने इंडिया जीके का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम था पाषाण काल। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है बच्चों। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर जिसका नाम होगा सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता करेंगे। ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों और एक क्वेश्चन के बाद उसकी डिटेल है। ठीक है, डिटेल बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि लूसेंट या एसपीडी लेकर आ गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन कम जरूर है लेकिन 10 क्वेश्चन से भी समझ लो 50-60 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ही भले हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? ये है हमारा सिंधु सभ्यता आद्यऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्यऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। कई जगह पे 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई। 1700, 1750 कोई पक्का नहीं है, लेकिन 2500 से 1500 ईसा पूर्व ज़्यादातर मानते हैं। 1700 तक भी ज़्यादातर मानते हैं। देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा आप। एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह सब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। मेसोपोटामिया और मिस्र की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके समकालीन है बच्चों। ठीक है, इस युग में भावचित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये तो था हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। अब सम्मिलित नहीं है वो बताना है हमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो हड़प्पा से ये बता रहे हैं कि किसने किसकी खोज की थी। देखो हड़प्पा सभ्यता की थी दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही। लोथल की एस आर राव ने। सुरकोटदा जेपी जोशी ने। धोलावीरा वीके थापर, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं। अभी इसकी क्या डिटेल रहेगी देखो भाई, मैं चाह के भी आप लोगों को गलत नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना चुन चुन कर लाए हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जो उत्खनन है ना दयाराम साहनी ने किया था 1921 में किया था ये खनन। ठीक है, और लोथल का उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने 1955 में किया था। एस आर राव ने, ठीक है, लोथल का। तथा सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने किया था 1954 यानी 1954 में। ठीक है, जबकि धोलावीरा का उत्खनन जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने किया था। जगपति जोशी यानी जेपी जोशी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और आर.एस. बिष्ट ने किया था 1967 में। देखो हड़प्पा का 1921, लोथल का 1955, किसने? एस आर राव ने। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने 1921, सुरकोटदा का जेपी जोशी ने 1954 और धोलावीरा का जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट दोनों ने मिलकर किया 1967 में। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोथल जो है इनका पोर्ट होता था, बंदरगाह होता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे सब डिटेल में आ ही जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ये सिलेक्ट करके लाए हुए क्वेश्चन है।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कौन सा? देखो, ये कालीबंगा तो हो नहीं सकता है, ये राजस्थान में है। लोथल गुजरात में पड़ जाता है। आलमगीरपुर ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा है? हड़प्पा। यही पाकिस्तान में बनता है, पड़ता है अब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पंजाब प्रांत में पड़ता है ये। ठीक है, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, उसमें पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा यानी सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी और रावी नदी के तट पर है। ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्वविद किसने किया था? दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा की खुदाई की प्रारंभ करवाया था। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने कि क्या कहा है? ये किया, इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है, मोहनजोदारो फिल्म भी देखी होगी आप लोगों ने, ऋतिक रोशन की। ठीक है, उस फिल्म से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है, देख लीजिएगा, नहीं देखी होगी तो किसी ने। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी कौन सी थी बच्चों? विशाल स्नानागार, अनानागार, बड़ा भवन यानी सभागार, 2 मंजिला इमारत। कौन सी थी सबसे विशाल? ये थी अनानागार था। ठीक है, अनानागार था सबसे बड़ी। नेक्स्ट, इसकी डिटेल और पढ़ लेते हैं। देखो, काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस डिटेल से भी। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी के देखो, हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदारो की 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। इसी में नॉलेज मिल जाएगी बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, देख लो आपके। ठीक है ना, मृतकों का टीला इसको कहा जाता था। मोहनजोदारो से प्राप्त सभी बड़ी इमारत अनानागार, देखो सबसे बड़ी, मैंने बताया था ना, अनानागार सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी और 22.86 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, 45 मीटर यानी 46.5 ही कह लो देसी भाषा में। 46.5 याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। व्हीलर ने माना था कि भाई 46.5 मीटर तो लंबी थी और कहने का लगभग 23 मीटर यानी 2286 लगभग 23 मीटर के करीब चौड़ी थी। ठीक है, देसी भाषा में याद करने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, यह राजकीय भंडारगार था। बिल्कुल राजकीय था क्योंकि सभी यूज़ करते थे इसको। यह हड़प्पा ना, हड़प्पा में 6 अनानागारों के लगभग बराबर था, 6 के बराबर अकेला था बच्चों। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो क्या था? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रमुख इमारतें विशाल स्नानागार भी विशाल था। जैसे उस टाइम पे भी स्विमिंग पूल था, कॉमन था वो। ठीक है बच्चों, स्विमिंग पूल था। वीडियो ज़्यादा बन जाएगा इसलिए डिटेल ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, इसी जो है ना उसी के हिसाब से ही कर लो। ठीक है, स्विमिंग पूल था, उसकी निकासी भी, नालियों की निकासी भी थी, काफ़ी कुछ था। मतलब महाविद्यालय भवन, देखो कॉलेज भी था उस टाइम पे, देख लो। ठीक है, पुजारी योगी की मूर्ति इत्यादि ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में कौन सा स्थान है? जाहिर सी बात है, लोथल गुजरात है, जो कि पोर्ट था, इनका बंदरगाह था एक तरह से, यहाँ से व्यापारी आते जाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। भाई मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा, पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा, जितनी ज़रूरत है एग्ज़ाम के हिसाब से उतनी ही करवाऊंगा बच्चों। ये बुक अच्छी बुक है और अगर आप बुक ख़रीदना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बुक पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, पूरा कोर्स करा दूंगा मैं। ठीक है, विद PDF करवाऊंगा, आप लोगों को टेंशन मत लो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में कौन से थे? देखो, लोथल था, गुजरात में पड़ता है, मैंने बताया, राज्य के अहमदाबाद ज़िले में है और भोगवा नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस पे थी? रावी नदी पर थी। ठीक है बच्चों, रावी नदी पर थी, लेकिन लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है, गुजरात के अहमदाबाद में। 1954-55 में लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई करवाई थी, इसके नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा बंदरगाह, देखो पोर्ट है ना, गोदीबाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कौन से उसका मिला है बच्चों? गोदीबाड़ा
बंदरगाह का मिला है। हाथी का दांत का पैमाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत का पैमाना भी लोथल से मिला है। और गोदीबाड़ा बंदरगाह से क्या कौन सा साक्ष्य मिला? बंदरगाह का साक्ष्य मिला है गोदीबाड़ा से। और रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई थी लोथल की 1954-55 में। और भोगवा नदी पर है ये, ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जिला अहमदाबाद का, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता देख लेते हैं अब हम। देखो, व्यवस्थित शहरी जीवन, देखो पक्की नालियों वगैरह की निकासी थी उस टाइम पे, ठीक। विशाल स्नानागार थे, स्विमिंग पूल थे, यानी कि वो शहरी तरह का जीवन जी रहे थे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल दौर देख लेते हैं बच्चों। डिटेल में देख लेते हैं। उत्कृष्ट नगर नियोजन तथा स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता से सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी बच्चों। देखो, एक दूसरे को किस पे? समकोण बनाते हुए काटती थी, ठीक है। और नगर अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। देखो, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में बने हुए थे, ठीक है। नगरों में भवन जाल यानी ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। ग्रिड पद्धति पर थे बच्चों, जाल के तरह के थे, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ऐसा नहीं था। ये चतुर्भुजाकार और वर्गाकार शेप में था, जैसे जाल होता है हमारा, नेट होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, यह भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम नगरीकरण उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो, हम अंग्रेजों से भी एडवांस थे उस टाइम पे, अंग्रेज हमें नीच समझते थे, ठीक है ना। और हम अपने आप को भी नीच समझते थे। बेवकूफ़ लोग थे हमारे पूर्वज जो अंग्रेजों को श्रेष्ठ मानते थे। हम पहले से ही एस्टेब्लिश्ड थे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर कहाँ पे है बच्चों? ये देख लीजिएगा, रंगपुर हमारा किस में? ये गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है बच्चों, गुजरात के काठियावाड़ में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के काठियावाड़ जिले में सुखबादर यानी मादर नदी के समीप है। देखो, लोथल किस में था? भोगवा नदी पर था, अहमदाबाद जिले में था, ठीक है। और रंगपुर हमारा काठियावाड़ में जिले में है, गुजरात स्टेट में है, और काठियावाड़ जिले में है, और मादर नदी पे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता किस पे थी? सिंधु नदी पर, सॉरी रावी नदी पर, ठीक है। इसकी खुदाई जो है 53-54 में रंगराव द्वारा करवाई गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? रंगराव के द्वारा की करवाई गई थी, ठीक है बच्चों। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। रंगपुर क्या है? एक पठारी है, पठार है इधर से, और असमतल है, ठीक है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, और पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ से दान की भूसी का साक्ष्य मिला है, यानी कि दान होता था इधर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे बच्चों? पशुपतिनाथ की करते थे, यानी शिवजी होना, पशुपतिनाथ शिवजी को ही बोलते होंगे मेरे ख्याल से तो, ठीक है ना, शिवजी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब डिटेल में काफ़ी कुछ क्लियर किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता यानी पशुपति देव, पशुपतिनाथ भी कह देते हैं, शिव जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की और शिव भगवान की, पशुपति की, रुद्रदेव जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त पशु पूजा भी प्रचलन था, पशुओं की भी पूजा करते थे बच्चों वो। कालीबंगा जो है राजस्थान से, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक समझते हो ना, इसको बोलते हैं स्वास्तिक, ये स्वास्तिक बोला जाता है इसको, ठीक है बच्चों। आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर हिंदू लोगों को तो पता ही होता है। अग्नि की भी पूजा करते थे क्योंकि अग्निकुंड मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, स्वास्तिक का निशान मिला होगा, ठीक है, शिव जी की और मातृदेवी की, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में चांदी की जो उपलब्धता है, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हड़प्पा संस्कृति में चांदी को जानते थे, ठीक है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। लिमिटेड डिटेल है बच्चों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ठीक है, धुआं उठा दो भाई, ठीक है ना। और पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा के काल से मिले हैं भाई। हड़प्पा के काल से ही मिले हैं चांदी के साक्ष्य, पहले साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य हैं। सबसे पहले चांदी की पहचान हड़प्पा में ही हुई थी। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। सोने को कम जानते थे लोग, लेकिन चांदी को ज़्यादा जानते थे। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। बिल्कुल होती थी, राजस्थान में ही ज़्यादा होती है ना चांदी। कहाँ से? जावर और अजमेर से। जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। कहाँ से आयात करते थे उस टाइम लोग? अफगानिस्तान और लाजवर्द से। ईरान से भी चांदी का आयात के साक्ष्य मिले, ईरान से भी मंगवा लेते थे। ठीक है, अफगानिस्तान, लाजवर्द और ईरान से मंगवाते थे। ठीक है, और इंडिया में कहाँ से होती थी? राजस्थान के जावर और अजमेर से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसमें लोहे को नहीं जानते थे लोग, लोहे को नहीं जानते थे। डिटेल देख लेते हैं बच्चों, डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्य युगीन थी, कांस्य को जानते थे। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांस्य के औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर और कांस्य के औजारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कांस्य युगीन बोलते हैं। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से, रत्न दक्षिण भारत से आते थे। रत्न जो है कहाँ से आते थे? दक्षिण भारत से आते थे। लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है बच्चों। लोह युग कहाँ से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बच्चों, गंधार पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं। ठीक है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कहाँ से मिले हैं? जो कि गंधार पाकिस्तान से मिले हैं लोहे के साक्ष्य। ठीक है बच्चों, ये उत्तर वैदिक काल में लोहा आएगा। कृषि से संबंधित लोह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कृषि से संबंधित लोहे के जो औजार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं बच्चों? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। उत्तर वैदिक काल की बात चलेगी अब। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरातत्व स्थल कौन सा है? पूरा स्थल कौन सा था बच्चों? ये बताओ, ये पूरा स्थल कौन सा होगा हड़प्पा का? ये होगा बच्चों राखीगढ़ी माना जाता है मेरे हिसाब से तो। बाकी देख लेते हैं हम। राखीगढ़ी कौन सा होगा? राखीगढ़ी है हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पूरा स्थल हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल। दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर बसंत शिंदे के नेतृत्व में, कौन से प्रोफेसर के नेतृत्व में? प्रोफेसर बसंत शिंदे, जो दक्कन कॉलेज जो कि पुणे में था, उसके नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह स्थापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूर्व स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा है। हिसार में पड़ता है बच्चों, जो हिसार के हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़ी, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल माना गया है। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे पर है। राखीगढ़ी कौन से किनारे पर है बच्चों? घग्गर नदी के किनारे पर। इस पूरा स्थल की खोज जो है ना 1963 में की गई थी। इस राखीगढ़ी की प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी इसकी खोज। ठीक है बच्चों, राखीगढ़ी में प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार। ठीक है, इधर से मिले। बसंत सिंधु के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी बच्चों? ये थी नृत्य करती हुई नर्तकी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना है, ये नृत्य करती हुई नर्तकी। इसकी डिटेल देख लेते हैं बच्चों। डिटेल होगी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है, जो कांस्य से बनी हुई है। ठीक है, द्रवी मोम विधि यानी लॉस्ट मार्क वैक्स मेथड पर आधारित थी। ठीक है,
यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मिली है, HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से मिली है। मोहनजोदड़ो का संबंध जो है वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने बच्चों, ठीक है। नृत्य करती हुई नर्तकी मेन यानी रचना की वो करती है कि भाई कला को दर्शाती है, यानी कि, ठीक है। सेंधव घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार था ना बच्चों, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार ये कहाँ से हुआ है? ये तो मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो से हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, स्नानागार में क्या खास बात थी भाई, ठीक है ना। स्नानागार के बारे में पढ़ लेते हैं। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ये पढ़ चुके हैं हम। और यहीं से सेंधव के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ये भी पढ़ चुके हैं। यह 11.88 मीटर यानी कि लगभग, देसी भाषा में कहे तो लगभग 12.25 मीटर यानी लगभग 12 मीटर लंबा था और 7 मीटर लगभग चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा था। 2.43 मीटर यानी लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसकी फर्श पर पक्की ईंटों से निर्मित है। फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है बच्चों, सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, ठीक है। मार्शल ने स्नानागार को तत्काल विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, ठीक है। ये कुंड के तौर पर बनाया गया था बच्चों, ठीक है। जब धर्मानुष्ठान करते थे वो इसमें स्नान करते थे, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्खनन में अग्रणी थे? कौन से वस्तु के उत्पादन के में अग्रणीय थे? कौन सी वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था? कॉटन का, सूती वस्त्रों का यानी कपास का, ठीक है। कौन सी वस्तु बनाई जाती थी? कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे वो, ठीक है। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देख लेना आप। देखो ये हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। व्यापार का आधार जो है हड़प्पा का क्या था? कृषि था। वे कपास के उत्पादन में क्या थे? अग्रणीय थे। अन्य फसलों से ही परिचित थे, ऐसा नहीं है कि अन्य फसलों को नहीं जानते थे। ये फसल कौन सी थी? चावल को भी जानते थे, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि, इन सब फसलों को भी जानते थे, लेकिन ज़्यादातर वो कपास का उत्पादन करते थे। व्यापार का वो था। मेसोपोटामिया यानी मिस्र में कपास के लिए ना एक सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। सिंडन यानी सीडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग इसको सिंधु बोलते थे, कपास को। इतने ज़्यादा कपास उगाते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कपास को भी सिंधु कहते थे मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है। और यूनान के लोग कपास कहते थे, कपास को क्या कहते थे? सिंडन। यूनान के लोग सिंडन कहते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के सिंधु कहते थे और सिंधु शब्द से ही निकला है, ठीक है। समझ गए? आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। क्लियर है ना बच्चों सबको? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वरना तो अकेले सब्सक्राइब से कोई फ़ायदा नहीं। बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं, बेल आइकन को, तो आप तक है ना सारे नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? आज के लिए बस इतना ही था और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।